हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 1 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने बेसिक बातों को किया कि किस तरह से हमें इस चैप्टर में मूव करना है। और मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से। तो मैंने पिछले लेक्चर में इन सारी बातों को किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेनली फोकस करेंगे सेल ऑर्गेनलीज के, सिर्फ नेम पर हम फोकस करेंगे और बाकी हमारा मेन फोकस रहने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेनली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल में हमें सर्वप्रथम पढ़ना है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं। ठीक है, उन सारे ऑर्गेनलीज के नाम हमें पता करने हैं और उनको कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, इसके बेसिस पे हमें कैटेगराइज करना है सेल ऑर्गेनलीज को, कितने पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले ये बातें हम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा इस लेक्चर का मेन फोकस रहने वाला है, मेन टारगेट रहने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि हमें चर्चा करना है सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनलीज कितनी तरह के होते हैं, किसमें किसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम सेल ऑर्गेनलीज की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनलीज सेल के भीतर पाए जाते हैं, मतलब कोई सेल है, सेल के भीतर पाया जाएगा सेल ऑर्गेनली। ठीक है, जिसको कोशिकांग हिंदी में बोलते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोशिकांगों की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनलीज की बात करते हैं, तो कुछ कोशिकांग, कुछ सेल ऑर्गेनलीज विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन यानी कि कोई बाउंड्री होती ही नहीं है। तो अगर हम विदाउट बाउंड्री की बात करें, विदाउट मेम्ब्रेन की बात करें, तो उसमें आता है राइबोसोम्स और उसमें आता है सेंट्रियोल। ठीक है, राइबोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स दोनों में पाया जाएगा, दोनों तरह की सेल्स में पाया जाता है। चाहे आप बात करो प्रोकैरियोटिक सेल की, चाहे तुम बात करो यूकैरियोटिक सेल की, दोनों में पाया जाता है। प्रेजेंट इन बोथ काइंड ऑफ सेल। ठीक है, दोनों तरह के सेल में पाया जाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बाहर कोई भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई भी तरह की बाउंड्री नहीं पाई जाती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, राइबोसोम साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में रहेगा और उसके अलावा कुछ कोशिकांगों के साथ भी जुड़ा रहता है, क्योंकि कुछ कोशिकांग विदाउट राइबोसोम कार्य भी नहीं कर सकते, अपने फंक्शन को नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ कोशिकांगों को उनके साथ राइबोसोम्स जुड़ा होना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। जब हम सेंट्रियोल की बात करते हैं, सेंट्रियोल ये फॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सेंट्रोसोम, जिसको आप तारक काय हिंदी में कहते हो। सेंट्रोसोम की जब हम बात करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल, यानी कि ये सिर्फ यूकैरियोट के एनिमल सेल में ही पाया जाएगा सेंट्रियोल। ये बात याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं बिंद, ऐसे हम सेल ऑर्गेनलीज की बात करने जा रहे हैं, ऐसे कोशिकांगों की बात करने जा रहे हैं जिसके बाहर बाउंड्री है, जिसके बाहर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उसमें हम जब बात करेंगे तो पहले तो हम देखेंगे कि ऐसे हम सेल ऑर्गेनलीज की बात कर रहे हैं जिसके बाहर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आती है गोल्जी बॉडीज, इसमें आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आते हैं वैक्यूल्स, इसमें आते हैं लाइसोसोम्स, इसमें आते हैं वेसाइकल्स। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आपने चर्चा करना है कि जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, तो वो मान लो कुछ सेल ऑर्गेनलीज जो है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड है, उनके बाहर बाउंड्री है। तो अगर बाउंड्री है तो दो तरह की हो सकती है,
एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है सेल ऑर्गेनली, या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली हो सकते हैं ना। तो जब हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज की, उसमें गोल्जी बॉडीज आते हैं जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो, गोल्जी सम्मिश्र बोलते हो हिंदी में। और दूसरा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है? अंतःद्रवी जालिका। हाँ, अंतःद्रवी जालिका हिंदी में बोलते हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शार्ट में लिखा जाता है ER। ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक ही मेम्ब्रेन की बाउंडेड रहती हैं। और उसके बाद लाइसोसोम्स की जब बात करोगे, लाइसोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनली विच इज नोन एज सुसाइडल बैग। ठीक है ना। ये जो सेल ऑर्गेनली होता है लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हो, आत्महत्या की थैली कहते हो ना, वो वाले हैं। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वेसाइकल की जब तुम बात करते हो, वेसाइकल, ठीक है, वेसिकल का मतलब होता है कि ये कुछ स्टोरेज का काम करेंगे, कुछ चीजों को कोशिकाओं में, सेल्स में एकत्रित करके रखेंगे। ठीक है, वेसिकल्स। ठीक, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जब आप बात करोगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज की, ऐसे कोशिकाओं की बात करने जा रहे हो दो झिल्ली से, मतलब जो दो झिल्ली से युक्त है, जो दो झिल्ली से बाउंडेड है, समझ रहे हो ना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्लास्टिड्स, जिसको आप लवक बोलते हो हिंदी में। प्लास्टिड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स यानी कि लवक। प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाओं में, सीधे सीधे बात करो, ये पादप की सेल्स में होते हैं। बोले तो प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेल विद इन सेल बोलते हैं ना। तो ये क्या करता है कि इसका फंक्शन, मतलब जैसा सेल का कंप्लीट फंक्शन होता है, वैसा कंप्लीट फंक्शन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट सेल, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। अगर अकेले बात करोगे कि सेल के जैसे ही अपने फंक्शंस को शो करे, तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके लिए उसको सेल में एम्बेडेड रहना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो कि यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, सिर्फ यूकैरियोटिक, मतलब अगर मेन फीचर की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे विदाउट मेम्ब्रेन। तो विदाउट मेम्ब्रेन जितने भी होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। सीधी सी बात है, जो सेल युक्त हो, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनली जिनके बाहर मेम्ब्रेन है, वो सेल ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। जब आप बात करोगे राइबोसोम्स की, जब आप बात करोगे सेंट्रियोल की, तो यही सिर्फ पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, नहीं तो नहीं पाए जाएंगे राइबोसोम और सेंट्रियोल के अलावा। ठीक, वैसे भी सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा, किसमें? सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाया जाएगा राइबोसोम सेल ऑर्गेनली के नाम पर। और मैं आपको बता दूं कि सेल की जब हम बात करते हैं, तो सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है ना। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, तो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, भले ही न्यूक्लियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस अगर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा। उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में रहता है। भाई अगर न्यूक्लियस रहता तो मेम्ब्रेन बाउंड हो जाता जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो ठीक से बात आप सुनिएगा, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, विदाउट मेम्ब्रेन है, तो वो पाया जाएगा सेल ऑर्गेनली। समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये जरूरी नहीं कि सारे सेल ऑर्गेनली जो मेम्ब्रेन बाउंड विदाउट मेम्ब्रेन है, जो विदाउट मेम्ब्रेन है वो पाए ही जाए प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे हम बात कर रहे हैं ना सेंट्रियोल की, सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, ये विदाउट मेम्ब्रेन है फिर भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो मेन बात ये है कि जो विदाउट मेम्ब्रेन है वो पाए जाते हैं, सारे नहीं पाए जाते। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन जब तुम यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे, यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे, तो यूकैरियोटिक सेल में
सभी तरह की सेल ऑर्गेनलीज, सभी तरह के कोशिकांग, चाहे मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन हो, सभी तरह के सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, वन बाय वन सभी हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे कि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में जितने तरह के सेल ऑर्गेनलीज पाए जाएंगे इनमें से उनको हम डिस्कस कर लेंगे यूकैरियोटिक सेल में, और हम प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस कर लेंगे जितने तरह के सेल ऑर्गेनलीज पाए जाएंगे उसमें। मतलब आप जैसे मैं बताऊंगा आपको कि टाइप्स ऑफ सेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी तरह के सेल ऑर्गेनलीज पाए जाएंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे वहीं पे। बाकी भाई जो बचे रह जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे यूकैरियोटिक सेल में, है ना। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगे। ठीक, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आ जाइए जरा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई आपने सेल के बारे में चर्चा तो की कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती है। ठीक, आपको यह भी चर्चा करना होगा जो कि एनसीईआरटी में बेस पॉइंट दिया गया, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सेल जो है ना वेरी करते हैं, क्या करता है, वेरी करता है साइज में और शेप में। ठीक है, सेल वेरी करता है साइज में और शेप में, मतलब अलग अलग सेल्स का शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है ना, अलग अलग सेल्स का शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, किसकी बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने एज्यूम किया है एवरेज में 2 से 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर। ठीक है, 10 टू दी पावर -6 मीटर। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, अप्रॉक्स में इनका साइज होता है 2 to 5 माइक्रोमीटर। और जब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, प्रोकैरियोट में ही हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इसकी मतलब इसका साइज होता है। ठीक है ना, कितना, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसको शॉर्टकट में पीपीएलओ लिखा जाता है। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। वैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिखा, मतलब स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में होता है पीपीएलओ। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक, जिसका अगर हम साइज की बात करते हैं 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, हम चर्चा कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के साइज की। तो इसका एवरेज है 10 टू 20 माइक्रोमीटर। कितना, 10 टू 20 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक का एवरेज साइज। इसमें आरबीसी की जब हम बात करते हैं तो आरबीसी जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मतलब सबसे छोटा एवरेज तो माना गया है 10 टू 20 माइक्रोमीटर किसका, यूकैरियोटिक सेल का साइज। पर इसमें छोटा हो जाता है किसका, आरबीसी का साइज छोटा रहता है, 7 माइक्रोमीटर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको ना वेसल्स में विभिन्न तरह के मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें उनको क्या होना रहता है, प्रवाहित होना रहता है, तो इसीलिए उनका साइज छोटा रहता है। क्योंकि हमारे जो वेसल्स होते हैं वो वेसल्स एकदम महीन डायमीटर के होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उनमें इनको अगर तैरना है, ब्लड में रहना है, तो साइज इनका छोटा होना चाहिए। जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, किसकी बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट सेल में आता है ऑस्ट्रिच का एग। और वैसे भी हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल में डायमीटर को लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट की जब तुम बात करोगे, लॉन्गेस्ट की बात करोगे तो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। लार्जेस्ट में जब तुम बात करोगे तो ऑस्ट्रिच का एक शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा सेल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, ये मेन पॉइंट होते हैं साइज के बेसिस पर, यही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है ना, ओके, चलिए। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सेल की। लेकिन उससे पहले मैंने आपको शायद नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए, देखता हूं आगे मैंने कहीं नहीं लिखा है क्या, अच्छा आगे मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल।
टाइप्स ऑफ सेल में जब हम बात करते हैं तो हम दो तरह के सेल्स की बात करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो सबसे पहले आया पृथ्वी पर, ठीक है ना, वो प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रोकैरियोटिक मतलब पूर्व केंद्रकीय, हिंदी में बोला जाता है। पूर्व केंद्रकीय का मतलब केंद्रक से पहले, केंद्रक नहीं बना था तब की सेल्स की हम बात कर रहे हैं। ऐसी सेल्स प्रोकैरियोटिक होती हैं। जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की तो इसमें केंद्रक होता है, सुकेंद्रकीय हिंदी में बोलते हैं। न्यूक्लियस इसमें होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो हम लोगों को मेन डिस्कस आज करना है इस लेक्चर में, हम लोगों को मेनली डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में हमें डिस्कस करना है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज नहीं पाई जाएंगी। जैसे अभी हमने बात किया था, मेम्ब्रेन बाउंड गोल्गी बॉडी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, वेसिकल है। जब हम डबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, प्लास्टिड्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएंगी। तो पाया क्या जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेचारा? राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज, कोई सा भी ऑर्गेनेज हो वो अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो ये नॉट हैव न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। भाई सीधी सी बात है, इसके पास जब मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेज नहीं तो न्यूक्लियस भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज। तो भाई जब इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज ही नहीं है तो न्यूक्लियस कहां से रहेगा? पहली बात, न्यूक्लियस ही मेन फीचर होता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोटिक में, प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जब हम बात करते हैं आगे तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बैक्टीरियाज, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। ओके, आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया आ रहे हैं तो कौन कौन से बैक्टीरिया आ सकते हैं? आर्की बैक्टीरिया आ सकता है, यू बैक्टीरिया आ सकता है। आर्की बैक्टीरिया को हिंदी में आद्य बैक्टीरिया कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया यानी कि सत्य बैक्टीरिया कहते हैं। सीधे सीधे हम इसको बैक्टीरिया ही बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो आर्की बैक्टीरिया में मेथाइनोजेंस आते हैं, और जब हम बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया की तो ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को एक नाम और देते हैं, इसको नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। इसको मैं लिख देता हूं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको नाम देते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें आता है नो स्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ओसिलेटोरिया, ठीक है ना। यानी कि जब हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की तो साइनोबैक्टीरिया चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नो स्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ओसिलेटोरिया, ये चार साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया में एक माइकोप्लाज्मा भी आता है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये बातें कही गई हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये सिर्फ बातें कही गई हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के शेप की। किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के शेप की हम बात कर लेंगे, ठीक है। ये उसकी बातें हैं। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये डिफिनेशन आप छाप सकते हो। समझ पा रहे हो ना? बोर्ड के एग्जाम में, बाकी आपके मेडिकल के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक तो क्वेश्चन सीधे से सिंपल सा पूछेगा इसमें। क्या सीधे और सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा इसमें? ये पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स
किसके, कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता है? तो ओनली बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो भी कौन से, चाहे आर्की बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात कर लो, ये सारे बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए जो भी आप लोगों को बेटर लगे अकॉर्डिंग टू यू। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहानी क्या आती है। हम बात करने वाले हैं शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में चर्चा किया, डेफिनेशन को देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के शेप क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके सीधी सी बात करें आकृति क्या हो सकती है। ठीक है, शेप को हिंदी में आकृति बोला जाता है। आकृति क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। जब हम आकृति की बात करते हैं तो आकृति में स्फेरिकल शेप हो सकता है। क्या हो सकता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या है? स्फेरिकल का मतलब देखो, स्फेरिकल को एक टर्म दिया जाता है, वो टर्म आपको याद करना है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल स्फेरिकल बोला जाए, क्या बोला जाए? उसका शेप स्फेरिकल गोलाकार बोला जाए तो उसको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी के पीछे कोकस वर्ड जुड़ा है, किसी भी बैक्टीरिया के नाम के पीछे कोकस वर्ड जुड़ा है तो इसका मतलब वो स्फेरिकल है, गोलाकार बैक्टीरिया है। ठीक है, कोकस में हम जब चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये कोकस ये गोलाकार होते तो हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गोलाकार तो होते तो हैं। ठीक, जब गोलाकार होते हैं तो ये गोलाकार में कभी कभार ये कई सारे बैक्टीरिया गोलाकार मिलकर एक चैन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक चैन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, गोलाकार बैक्टीरिया मिलकर ऐसे चैन बना लेते हैं। इस चैन को बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है। ठीक है, अगर चैन की फॉर्म में गोलाकार बैक्टीरिया है तो इनको स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाएगा। अगर दो बैक्टीरिया ऐसे जुड़े हैं, सिर्फ दो बैक्टीरिया जुड़े हैं तो इनको डिप्लोकोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस बोला जाता है। अगर बैक्टीरिया कई सारे ऐसे मिलकर गुच्छा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? गुच्छा, तो इसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आस्किंग पॉइंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। समझ पा रहे हो ना? तो ये कोर क्वालिटी है आप लोगों को, इसको तो आपको ध्यान में रख के ही जाना है। जब आपने बात की शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपने पहले देखा गोलाकार बैक्टीरिया जिनको कोकस बोला जाता है। फिर आप बात करोगे रॉड के शेप की बैक्टीरिया, छड़ाकार बैक्टीरिया। किसकी बात करने जा रहे हैं? छड़ाकार बैक्टीरिया की बात करने जा रहे हैं। छड़ाकार बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छड़ाकार बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? छड़ाकार बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाता है। ठीक, ओके। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करेंगे, देखो बैसिलस का मतलब क्या है थोड़ा समझा देता हूं आपको, आ जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, वो अलग है, ये पार्ट अलग है, उसी का है, कोकस वाला है। बाकी बैसिलस की जब तुम बात करोगे तो बैसिलस का मतलब है कुछ बैक्टीरिया अगर छड़ के आकार की हैं, ठीक है, तो वो बैसिलस होते हैं, छड़ाकार होते हैं। ठीक, छड़ाकार, अगर किसी के पीछे बैसिलस वर्ड जुड़ा है किसी बैक्टीरिया में तो इसका मतलब समझ जाना वो छड़ाकार बैक्टीरिया है, यानी कि वो रॉड शेप की बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर जब तुम बात करोगे, किसकी बात करोगे? तुम बात करोगे स्पाइरल बैक्टीरिया की, इसका कॉमा शेप को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉमा को कहते हैं, देखो इसको बोलेंगे कोकस, इसको बोलेंगे बैसिलस। ठीक है, और इसको बोला जाता है स्पाइरलम बैक्टीरिया बोला जाता है स्पाइरल शेप को, और कामाकार को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कामाकार को यार? कामाकार को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया यार, अरे क्या बोलते हैं इसको कामाकार को? अरे यार नाम इसका क्यों नहीं मुझे याद आ रहा है। स्पाइरिलम तो इसका हो जाएगा। ठीक है, फोकस विब्रियम, ओके यार,
पता नहीं क्यों माइंड लैग कर जाता है कभी कभार। जब हम बात करते हैं कॉमा सेप बैक्टीरिया की, किसकी बात करते हैं, कॉमा सेप बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो इसको विब्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विब्रियम या विब्रियो बोला जाता है। विब्रियो का मतलब है कि कामाकार, मतलब ये इसका वर्ड है, कामा के जैसे ये संरचना इसकी दिखाई जाएगी। इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कामाकार होता है, ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब इनको जब पूरा तरह से बनाओगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। कॉमा के आकार की बैक्टीरिया होती हैं। तो अगर किसी के पीछे लिखा है विब्रियो या विब्रियम, ठीक है, तो कामाकार बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, कामाकार बैक्टीरिया होते हैं। एक तो गर्मी है, फैन मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर वॉइस मेरी सुनाई देनी चाहिए, आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, इसलिए मैंने फैन ऑन नहीं किया, क्योंकि आपको नॉइस एक्स्ट्रा आती, इसीलिए मैंने नहीं ऑन किया, ठीक है। थोड़ा गर्मी लग रही है, पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो, तो आपके विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा हर पल, ठीक। अच्छा, हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पाइरल शेप की। किसकी बात करने जा रहे हैं, स्पाइरल शेप की बात करने जा रहे हैं। स्पाइरल को स्पाइरिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरिलियम बोलते हैं या स्पाइरिलम बोलते हैं, ठीक है। इनके जब हम बात करते हैं तो ये स्पाइरल होते हैं। कैसे होते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसे स्पाइरल होते हैं, ठीक। तो चार तरह के शेप के बैक्टीरिया, मतलब चार शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, विब्रियो होते हैं, और कौन से होते हैं, स्पाइरिलम होते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यही बातें आपसे पूछी जाएंगी आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, ठीक, ओके, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेता हूं। नेक्स्ट, चलिए, अभी तो हमने बात किया प्रोकैरियोटिक सेल के शेप की। किसकी बात किया हमने, प्रोकैरियोटिक सेल के शेप की बात किया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की। किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसमें आपको तीन तरह के लेयर्स को दिखानी है। इन तीनों लेयर्स को बोला जाता है सेल एनवलप। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एनवलप, मतलब सेल की कवरिंग। क्या बोलते हैं इसको, सेल की कवरिंग बोलते हैं, जो कि तीन लेयर्स का होता है। ये तीन लेयर्स में सेल मतलब कवर रहता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में ये तीन तरह की लेयर, अगर हम जनरली प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो ये तीन लेयर पाई जाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल में। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पर जनरली जब आप बात करोगे प्रोकैरियोटिक सेल में तीन एनवलप पाए जाएंगे, मतलब सेल के एनवलप तीन लेयर के होते हैं। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है सेल वॉल, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल एनवलप में तीन लेयर आएंगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स, और मिडिल वाली लेयर को बोला जाता है सेल वॉल, सबसे इनर वाली मेम्ब्रेन को बोला जाता है या लेयर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के सेल एनवलप पाए जाते हैं। जब हम आइडियली बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। पर सभी तरह के प्रोकैरियोटिक सेल में ये तीनों लेयर पाई जाए ये जरूरी नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें यहीं पे हम अगर बात कर लें माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा में जब आप बात करोगे तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। क्या एब्सेंट रहेगी, सेल वॉल एब्सेंट रहता है, नॉट प्रेजेंट होता है माइकोप्लाज्मा में, ठीक। बाकी जब तुम बात करोगे प्रोकैरियोटिक सेल में तो जनरली आपको तीन लेयर पढ़ना पड़ेगा। एक आउटर मोस्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वाली लेयर को सेल वॉल, और इनर मोस्ट मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको कोशिका झिल्ली हिंदी में कहते हो, ठीक। अच्छा, आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर क्या क्या पाए जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये तो है ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर, और ये रेड वाली है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। क्या है ये, सेल वॉल, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हो, वो है। और बाकी जो अंदर वाली लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो, ग्रीन वाले को। ये ग्रीन वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन,
इनफोल्ड होकर दो तरह के संरचना बनाती है, दो तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। एक स्ट्रक्चर को जो कम इनफोल्ड है, जो अंदर की तरफ कम इनफोल्डिंग है, इसको बोलते हैं वेसाइकल। ठीक है, मतलब ये पहली बात मीसोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन नोन एज मीसोसोम। क्या बोलते हैं इसको? मीसोसोम बोलते हैं। पर ये मीसोसोम दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने के बेसिस पर मीसोसोम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है बेसिकल वाला और एक होता है लैमेली वाला। क्या होता है? ये बेसिकल फॉर्म में है और ये लैमेली फॉर्म में है। ये जो मीसोसोम्स ऐसे ऐसे बने हैं ना, ये क्या है? ये लैमेली फॉर्म, मतलब लैमेली वाला है। ठीक, और यही मीसोसोम्स जो लैमेली वाले होते हैं, लैमेली वाले मीसोसोम्स कुछ बैक्टीरिया, जैसे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जैसे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया में मीसोसोम्स लैमेली वाले ये क्या करते हैं? ये इनके ऊपर क्रोमैटोफोर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? क्रोमैटोफोर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है क्रोमैटोफोर? क्योंकि ये क्रोमैटोफोर एक पिगमेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होता है क्रोमैटोफोर, जो कि मीसोसोम, कौन से मीसोसोम पर? लैमेली वाले फॉर्म पे, लैमेली वाले स्ट्रक्चर पर लगे रहेंगे। क्या लगे रहेंगे? क्रोमैटोफोर। क्यों लगे रहेंगे? क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है। और कौन से बैक्टीरिया में ये फॉर्म मतलब लगे रहते हैं? साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना रहता है। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रक्चर के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के जितने भी बने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है आपके मेडिकल के एग्जाम में। और ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम्स, ये जो रेड वाले हैं, ये सब क्या है? राइबोसोम्स हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होती हैं। क्या होती हैं? विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होती हैं। इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी रहेंगे। और कहां पर रहेंगे? मतलब देखो, राइबोसोम्स तो चाहे तुम प्रोकैरियोटिक की बात करो चाहे यूकैरियोटिक की बात करो, दोनों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहर सेल में मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता तो प्रोकैरियोटिक में पाया ही जाएगा, और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में सभी तरह की सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती है, चाहे मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे ना हो। ठीक, तो जब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो राइबोसोम्स है ना, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनलीज के साथ एम्बेडेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, लिंक्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेल ऑर्गेनलीज जो होती है विदाउट राइबोसोम वर्क नहीं करती, फंक्शन नहीं करती। अच्छा, और क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में इसका ये डीएनए है, इसको बोलते हैं, ये इसका मेन डीएनए होता है। क्या होता है ये इसका मेन डीएनए होता है। ठीक है, ये इसका डीएनए होता है। ठीक, जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस डीएनए को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक, ये इसका डीएनए होता है, ये इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके पास एक तरह का और डीएनए होता है। इसके पास एक तरह का और डीएनए होता है। ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है। पर ये डीएनए कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, गोलाकार डीएनए होते हैं। और इन्हीं डीएनए को प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए बोला जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, और इसके पास ये पतले पतले से हेयर्स निकले रहते हैं, इसको बोला जाता है फिम्ब्रेई। क्या बोला जाता है? फिम्ब्रेई बोला जाता है। फिम्ब्रेई फॉर लोकोमोशन। इसमें फिम्ब्रेई क्यों प्रेजेंट होते हैं? लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। और पिलाई जो होते हैं ना, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करने के लिए पिलाई प्रेजेंट होते हैं। पर इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ प्रिमिटिव मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, तो उसके लिए पिलाई प्रेजेंट होते हैं। इन पिलाई को बोला जाता है सेक्स पिलाई। क्या बोला जाता है? सेक्स पिलाई बोला जाता है। और इसके अलावा इनमें फ्लैजिला, पर ये सभी बैक्टीरिया का फीचर नहीं है। ये सभी बैक्टीरिया का फीचर नहीं है कि फ्लैजिला पाया ही जाएगा। सभी बैक्टीरिया का फीचर नहीं होता है कि फ्लैजिला पाया ही जाएगा, क्योंकि कुछ ही बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है जिनको एक्वस मीडियम में
जिनको एक्वस मीडियम में लोकोमोशन करना रहता है, जिनको एक्वस मीडियम में फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन करना रहता है, उन्हीं बैक्टीरियाज में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आपको ये नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, आप पे डिपेंड करता है। पर ये बातें जो मैंने आपको बताया ये आपके भेजे में छपनी चाहिए किसी भी हालात में। ठीक है, ओके, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बढ़िया तरीके से बनाइएगा, सभी मतलब सभी स्ट्रक्चर को या फिर इसके सभी तरह के ऑर्गेनेल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो डीएनए की जब तुम बात कर रहे हो ना, डीएनए तो न्यूक्लियस में नहीं है, तो कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। ये मेन डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड डीएनए। बाकी ये प्लाज्मिक डीएनए होता है, वेक्टर डीएनए जिसको बोलते हैं, या वाहक डीएनए हिंदी में बोला जाता है। इसका काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो बाद में आपसे चर्चा किया ही जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेल एनवलप की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? सेल एनवलप की चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो सेल एनवलप है, 3 तरह की लेयर्स हैं, इनकी हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं और यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाने की संभावना रहती है, ये श्योर है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसको छोटा करके, इसका तो तुमने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, इतना भी छोटा ना करूं कि दिखे ही ना। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं और वो बात जिंदगी भर याद रखिएगा कि ये जितने भी फीचर हैं, ये जितना भी इसमें पाया जा रहा है, सब इसमें नहीं होगा, सब इसमें नहीं होगा। जितने तरह के इसमें आपने सेल ऑर्गेनेल्स देखा, सारे स्ट्रक्चर देखा प्रोकैरियोटिक सेल का, नॉट प्रेजेंट, ऑल स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, all structures not present in all kind of prokaryotic cells, all kind of prokaryotic cells। इसके अलावा तुम्हें एक बात और ध्यान में रखना है, और वो बात क्या है? बात जो है नोट पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूं, और ये बात हमेशा हमेशा भेजे में आपके मतलब रहनी ही चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और इसके अलावा न्यूक्लियोइड, जो इसका डीएनए है, क्या है? इसका मेन डीएनए है न्यूक्लियोइड। ठीक है, और क्या? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी तरह के प्रोकैरियोट्स में ये 3 चीजें पाई जाएंगी। बाकी ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें सभी तरह के प्रोकैरियोट्स में ही पाई जाए, ठीक है ना। पर ये 3 बातें जो मैंने लिखा, कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन मैंने लिखा, न्यूक्लियोइड जो इनका मेन डीएनए होता है, और राइबोसोम सभी तरह के प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद मैं सेल एनवलप की चर्चा कर लेता हूं। ये सेल एनवलप में हमें तीनों तरह की लेयर्स को पढ़ना है, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेल एनवलप की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? सेल एनवलप की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम सेल एनवलप की चर्चा करेंगे तो सेल एनवलप में सबसे आउटर मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लेयर होती है? ग्लाइकोकाइलिक्स, मिडिल में सेल वॉल, सबसे इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं पहले चर्चा करने वाला हूं ग्लाइकोकाइलिक्स। क्या चर्चा करने वाला हूं? ग्लाइकोकाइलिक्स। जब हम ग्लाइकोकाइलिक्स की चर्चा करते हैं तो ग्लाइकोकाइलिक्स कहीं कहीं पर थिक होता है, तो कहीं किसी प्रोकैरियोटिक सेल में थिन होता है। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में थिक होता है, मोटा होता है ग्लाइकोकाइलिक्स, तो किसी प्रोकैरियोटिक सेल में थिन होता है, पतला होता है ग्लाइकोकाइलिक्स। ग्लाइकोकाइलिक्स अगर थिक है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, थिन है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे। थिक है तो कैप्सूल, थिन है तो स्लाइम लेयर। अगर थिक रहता है तो इसकी थिकनिंग प्रोवाइड करती है, थिकनिंग किसकी? सेल वॉल की। जब हम बात करते हैं ग्लाइकोकाइलिक्स की, तो ग्लाइकोकाइलिक्स की थिकनिंग
ये बनाती है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल को, मतलब सेल वॉल को थिक करती है। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बैक्टीरिया कैप्सूल स्ट्रक्चर का है यानी कि उसमें ग्लाइकोकाइलिक्स थिक है, तो उसमें डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है। क्या होती है? डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, वह बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। और ऐसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये ग्राम स्टेनिंग में विजिबल रहते हैं, दिखाई देते हैं। कौन से बैक्टीरिया? जिसका कैप्सूल, मतलब जिसके पास कैप्सूल है यानी कि ग्लाइकोकाइलिक्स थिक रहता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम स्टेनिंग को शो करते हैं और इनके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है। इन बैक्टीरिया के पास बीमारी फैलाने वाली क्षमता होती है। ठीक है, जब तुम चर्चा करोगे थिन वाले इर्रेगुलर होते हैं। क्या होते हैं? जिनका कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसका थिन ग्लाइकोकाइलिक्स है, तो वो इर्रेगुलर होता है, कहीं पर रहता है कहीं पे नहीं रहता है, तो उस थिन वाले को बोला जाता है स्लाइम लेयर। और ये स्टिकी होता है, इसके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं होता है और ये ग्राम नेगेटिव होता है। क्या होता है? ग्राम नेगेटिव होता है, यानी कि ये स्टेन को नहीं शो करता है, कलर को नहीं शो करता है। जब हम इसको ग्राम स्टेनिंग करते हैं तब ये कलर को नहीं शो करता। इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उसके केस में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डील कर लेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, एक बार चेक करता हूं कितना टाइम हुआ। होठों से मुझे लगे, चलिए क्या गाना रोमांटिक वाला, छोड़ो यार। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे सेल एनवलप की। तीन, मतलब सेल एनवलप में 3 लेयर आ रही थी, हमने ग्लाइकोकाइलिक्स को डील कर लिया, इसको तो हमने डील किया ग्लाइकोकाइलिक्स को। अब हम लोग डील करने जा रहे हैं सेल वॉल को। किसको डील करते हैं? सेल वॉल को। ठीक है, जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बैक्टीरिया। क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बैक्टीरिया। सीधी सी बात है, सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरिया को उसकी संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है कि बैक्टीरिया को ऐसे सहारा देना है, उसका संरचना बनाना है, कुछ फिक्स शेप में बनाना है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन बनाएगा उसको? फिक्स शेप कौन देगा बैक्टीरिया को? सेल वॉल। कौन देगा? सेल वॉल देता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरिया। किसको? बैक्टीरिया को शेप देता है। छोड़ दो किसको? माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि इसमें नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, नहीं तो सेल वॉल सभी तरह के बैक्टीरिया में पाई जाएगी। अच्छा, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, बैक्टीरियल सेल को फटने से रोकता है, बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट होने से रोकता है। ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल को फटने से सेल वॉल रोकता है, ब्रस्टिंग से रोकता है। और सेल वॉल वेरीज इन केमिकल नेचर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक, सेल वॉल क्या है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केमिकल का बना होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग तरह के केमिकल का बना होता है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसी संरचना होती है जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, मतलब एक मृत संरचना है, नॉन लिविंग है। ठीक है, अच्छा, और जब तुम बैक्टीरिया की बात करते हो तो बैक्टीरियल सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेलुलोज की तो नहीं होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस अमाइनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस अमाइनो एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है। ठीक, पेप्टाइडो का मतलब होता है, पेप्टाइडो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है,
ग्लाइकान वर्ड का मतलब क्या है, शुगर है, और पेप्टाइडो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस शुगर से मिलकर बनने वाला क्या होता है, ये पेप्टाइडो ग्लाइकान। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल वाल जो होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, और मैंने आपको बताया कि सेल वाल डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केमिकल का बना होता है। ये आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सेल वाल प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया में मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मॉडिफाइड शुगर, दो तरह के मॉडिफाइड शुगर से बन जाता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ना, ये दो तरह के मॉडिफाइड शुगर से बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन दो तरह के शुगर के मॉडिफाइड होने से बनता है। एक होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोजामिन, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड। शॉर्टकट में इसको नैक बोलते हैं, शॉर्टकट में उसको नैम बोलते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं ना, ये दोनों केमिकल, ये दोनों शुगर आपस में जुड़ जाते हैं किसकी हेल्प से, अमाइनो एसिड चेन से, पेप्टाइड से। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अमाइनो एसिड चेन फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के ये दोनों केमिकल या दोनों शुगर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके अमाइनो एसिड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड चेन बनाते हो। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि थिकनिंग ऑफ सेल वॉल अकर बाय ग्लाइकोकाइलिक्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्लाइकोकाइलिक्स की वजह से ही थिकनिंग ऑफ सेल वॉल आती है, सेल वॉल मोटी होती जाती है। ठीक है, ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, आपने सुना अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ा ये भी अच्छी बात है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से 100% श्योरिटी रहती है कि क्वेश्चन पूछा ही जाए। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये पूछा ही जाता है। ठीक है ना, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब तुम बात करोगे सेल मेम्ब्रेन की, किसकी बात करोगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करोगे, तो सेल मेम्ब्रेन की जब बात करोगे तो चाहे तुम प्रोकैरियोट की बात करो चाहे यूकैरियोट की बात करो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन वही होगा, जैसा प्रोकैरियोट में वैसा यूकैरियोट में। सेल मेम्ब्रेन दोनों में सिमिलर टाइप का होता है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। जो कोशिका झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे तुम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो चाहे तुम यूकैरियोटिक सेल की बात करो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन सेम टाइप की होती है। ठीक, अच्छा आगे जब तुम आगे बात करोगे कि सेल मेम्ब्रेन इज अ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये बात आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फास्फोलिपिड कहा जाता है। लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, यानी कि लिपिड की दो लेयर का बना होता है, जिसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक, मतलब चयनात्मक किसी को आने जाने का मार्ग देता है, रास्ता देता है। कुछ चीजें अगर चयनात्मक है, सिलेक्टिव है, तभी उनके लिए परमेबल रहेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन कुछ विशेष तरह के आयंस को ही अंदर या बाहर प्रवेश करने देता है, अपने से होकर जाने देता है, नहीं तो सभी को नहीं जाने देता है। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नीट के एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती ही रहती है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, आपने बात किया कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की यानी कि फास्फोलिपिड की है,
तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता होगा। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, फास्फोलिपिड यानी कि लिपिड बाइलेयर, ये भी लिपिड होते हैं, ये भी लिपिड होते हैं, इनके बाइलेयर बनते हैं, इनके बाइलेयर बनते हैं। और इस लेयर में एक हेड वाला रीजन होता है जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट ये फेज करता है आउटर फेजेज, आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट, इनर इन्वायरमेंट मतलब सेल के अंदर का भी इन्वायरमेंट को फेज करेगा हेड वाला रीजन लिपिड का, ठीक है, और बाहर वाले भी इन्वायरमेंट को ये फेज करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जब हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड का हेड वाला रीजन आउटर एंड इनर दोनों इन्वायरमेंट को फेज करता है और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर जल स्नेही होता है। क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं जल स्नेही बोलते हैं। और जब हम चर्चा करते हैं टेल वाले रीजन की, तो टेल वाला रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि इसको पानी नहीं पसंद है, इसको पानी नहीं पसंद होता, इसलिए हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ये अंदर की तरफ सिकुड़ा रहता है। जब हम इसकी बात करते हैं कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर को बनाओ, तो केमिकल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड OH, फिर यहां से बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है ये हेड वाले पार्ट होते हैं और ये टेल वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाने की संभावना होती है आपके नीट के एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये बात श्योर है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहीं पे मैंने दिखाया है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर संरचना बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको मीसोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीसोसोम्स कहा जाता है। मीसोसोम्स इट इज अ स्ट्रक्चर विच फॉर्म्ड बाय इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग हो जाने की वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए होता है, ये सर्कुलर डीएनए इसके पास जाएगा, इसका रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कर देगा मीसोसोम्स। कौन, मीसोसोम्स कर देते हैं। अच्छा, मीसोसोम्स है क्या, मैंने आपको बताया ना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, इनर फोल्डिंग, अंदर की तरफ मुड़ना मीसोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, मीसोसोम्स बनाता है। और बात ध्यान में रखिएगा, और क्या काम करता है डीएनए रिप्लिकेशन के अलावा, कुछ चीजों को सिक्रीट करता है। मतलब कुछ अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, वर्ज्य पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, तो उनको सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है, सिक्रीशन का काम करता है। और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिस्पायरेशन, जब इनमें रिस्पायरेशन होता है तब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो अब बात मैं करने जा रहा हूं कि मीसोसोम्स हैविंग टू काइंड ऑफ इनर फोल्डिंग। एक तो जो कम फोल्ड हुआ है उसको बेसाइकल बोलते हैं, एक जो बहुत ज्यादा फोल्ड हो गया है मीसोसोम्स उसको बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं, लैमेली बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, लैमेली कुछ बैक्टीरिया में, जैसे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया में लैमेली के पास पिगमेंट होता है जिसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है ये पिगमेंट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्रोमेटोफोर लैमेली वाले मीसोसोम्स पर लग जाएंगे और
और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में ये क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा मेसोसोम्स पर, क्योंकि इसी क्रोमेटोफोर की वजह से ही वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए जिंदगी भर, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्रोमेटोफोर कहां पे लगे होते हैं, कहां पे, मीसोसोम्स पर। और अगर इस पे डीप जाएगा तो कौन से मीसोसोम्स पर, लैमेली वाले मीसोसोम्स पर क्रोमेटोफोर लगे होते हैं। इनका काम क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया पर क्रोमेटोफोर लगा होना चाहिए जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करना शुरू किया और मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के सारे लगभग स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया। इसमें कुछ बातें और भी रह गई हैं, जैसे हम बात करेंगे फ्लैजिला की, हम बात करेंगे इसमें राइबोसोम्स की, हम बात करेंगे इसके डीएनए की, हम लोग फिम्ब्रेई की बात करेंगे, हम पिलाई की बात करेंगे। ये बातें अभी रह गई हैं। राइबोसोम्स भी रह गया है। राइबोसोम्स चाहे तुम यहां पे पढ़ो चाहे यूकैरियोटिक सेल में पढ़ो, क्योंकि दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम्स वैसे भी क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ये बात मैंने कई बार बताया है। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, इनके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन पर। किस पे फोकस होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन पर फोकस होना चाहिए। इस बात पर फोकस होना चाहिए आप लोगों का मेन फोकस, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझाने की कोशिश की है मैंने, और मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आपके भेजे में डालने की कोशिश की है, आपके भेजे में सेट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो आपको जरूर ही ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आपने लाइक भी किया होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका भरोसा आपके राहुल भाई पर है। तो आपके भरोसे को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, आपके साथ निरंतर लगा रहूंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं लगा रहूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।